हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड के टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये किस प्रकार की होती है और इननेट इम्यूनिटी से किस प्रकार से डिफरेंट होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या इसके गुण हैं और ये कितने प्रकार की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। उपार्जित या अर्जित, जिसे व्यक्ति या जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होगी इसमें खास क्या है, इसको स्पेसिफिक और एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसे स्पेसिफिक विशिष्ट या एडाप्टिव इम्यूनिटी के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो इम्यूनिटी होगी ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, अर्थात रोगजनक विशिष्ट होती है। रोगजनक विशिष्ट का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर रोगजनक के अगेंस्ट एक जैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये क्या होगी, पैथोजन स्पेसिफिक होगी अर्थात रोगजनक विशिष्ट होती है। यदि किसी जीव के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक बार एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वही पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो वो तुरंत ही सेकेंडरी रेस्पॉन्स करके उसे नष्ट कर देता है। तो खास बात क्या होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी अर्थात रोगजनक विशिष्ट होती है। जबकि हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जो जन्मजात होती है, वो इस तरह का कोई भी विभेद नहीं करती है एंटीजन के मध्य या पैथोजेंस के मध्य। वो सीधी क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस तैयार करती है और जो भी पैथोजन शरीर में प्रवेश करेगा उसे प्रवेश करने से रोकने का काम ही करती है। लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होती है, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है और बेस्ड ऑन मेमोरी। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये मेमोरी बेस्ड होती है अर्थात याददाश्त पर आधारित होती है। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब भी आप जस्ट लाइक मान लेगा ये एक पैथोजन है या बाहरी एनी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, जब ये जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो कोई भी जो बाहरी पदार्थ है जो जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो एज ए एंटीजन पहचाना जाता है। और जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, इसके विरुद्ध ही होगा। और इसके विरुद्ध जो एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी वो इसके स्पेसिफिक होंगी अर्थात विशिष्ट होंगी और वो एंटीबॉडी इसी पैथोजन को नष्ट करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसी के शरीर में प्रवेश करने के कारण वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी है। अब इसके स्थान पे यदि कोई दूसरा पैथोजन होता तो उसके विरुद्ध अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती, लेकिन पहले से शरीर में उपस्थित जो एंटीबॉडी है जो इसके विरुद्ध बनी है वो उसमें कोई भी काम नहीं आती। तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अब जैसे ही क्या होगा, ये शरीर में यहाँ पे प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचान के यहाँ पे ये एंटीबॉडी बनी है और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे कि इस एंटीजन को नष्ट कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल बनती हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स और याददाश्त कोशिकाएं कहते हैं। मेमोरी सेल्स बनती हैं, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनकी जो जीवन अवधि होती है काफी लंबी होती है, कई वर्षों तक ये जीवित रहती हैं। तो ये जो पैथोजन है दोबारा यदि शरीर में प्रवेश करता है तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा जो कि काफी तीव्र गति से होता है, काफी तेजी से होता है और रोगजनक को नष्ट कर देता है। तो ये जो मेमोरी सेल्स बनी है और ये याददाश्त का काम कर रही हैं, ये जो फर्स्ट अनुक्रिया इसकी हुई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन उसको ये याद रख रही हैं, इसी गुण को बोलते हैं हम इसके मेमोरी का गुण, मेमोरी का गुण और याददाश्त का गुण। तो ये खास है इसके लिए। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक होगी, एडाप्टिव है, अदर नेम से इसके पैथोजन स्पेसिफिक होगी, बेस्ड ऑन मेमोरी और मेमोरी बेस्ड होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसके कुछ लक्षण क्या है, कुछ खास क्या है इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक होती है इसमें एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, एंटीजेनिक विशिष्टता बोलते हैं इसे हम, एंटीजेनिक विशिष्टता अर्थात
कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन विशिष्ट होती है, एंटीजन विशिष्ट होगी। हमने यहाँ पे बताया था स्पेस पे होगी, तो ये क्या होगी, एंटीजन के विशिष्ट होती है। एक पार्टिकुलर एंटीजन के विरुद्ध ही इस प्रकार के जो रेस्पॉन्स है वो प्रदर्शित की जाती है। तो ये क्या होगी, एंटीजन स्पेसिफिक होगी, एंटीजन के प्रति जो भी अनुक्रिया है वो विशिष्ट होगी और उसी एंटीजन के प्रति होती है। सेकंड है इसमें डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। तो इनमें एक खास बात ये पाई जाती है कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि विविधता होती है, अर्थात शरीर में इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है उसमें ये क्षमता होती है कि वो विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन है जो वातावरण में उपस्थित है उन सबको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखती है, रिकॉग्नाइज और पहचान करने की क्षमता रखती है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, एक जटिल सिस्टम है। ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के जो एंटीजन यदि हमारे शरीर में कुछ भी प्रवेश करते हैं तो उन सबके प्रति भी अनुक्रिया प्रदर्शित करने में सक्षम है, तो बहुत बड़े स्तर पे काम करेगा। तो ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, प्रतिजन विशिष्ट होता है, डाइवर्सिटी होगी, इसमें विविधता होती है, विभिन्न प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध भी क्या करेगा, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। और थर्ड है इसमें डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन में सुना विभेद करना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, स्वयं और पराये। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होती है, खास ये है कि इसमें स्वयं और पराये में विभेद करने की क्षमता भी पाई जाती है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एंटीजन को तो नष्ट करें, इसके साथ साथ अपनी स्वयं की कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की इम्यूनिटी में एक विशेष गुण होता है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ अर्थात स्वयं तथा पराये की कोशिकाओं को उसमें पहचानने की और एंटीजन को पहचानने की उसमें क्षमता होती है कि स्वयं की कोशिकाओं को उसे नष्ट नहीं करना है, कौन अपना है कौन पराया है, अपने को कोई नहीं मारता, ऐसे ही शरीर का सिस्टम होता है, अपने को कोई भी नहीं मारता। तो बाहर का जो एंटीजन होगा वो नॉन सेल्फ है, अपना स्वयं का नहीं है तो उसको तो ये नष्ट करता है, लेकिन जो सेल्फ है स्वयं के शरीर में जो भी एंटीजन है उनके विरुद्ध कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। और यदि ऐसा होता है किसी कारण तो वो डिजीज हो जाती हैं, जिन्हें आपने उनका नाम भी सुना होगा, जिन्हें बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज, स्वयं प्रतिरक्षा रोग और ऑटो इम्यून डिजीज। फोर्थ आता है इसमें मेमोरी। तो इनमें क्या है कि मेमोरी का भी गुण पाया जाता है जो कि खास है, जैसे हम यहाँ पे बता ही चुके थे कि बेस्ड ऑन मेमोरी पे आधारित है, तो इसमें एक गुण पाया जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत मेमोरी वेस्ट, जो कि हमने आपको यहाँ बताया था कि जैसे ही एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ये एंटीबॉडी और एंटीजन के मध्य इंटरेक्शन होगा जिसे हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी सेल्स बन जाती है और जब कभी भी ये एंटीजन दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध शरीर में पहले से ही उपस्थित जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये तुरंत डिफरेंशिएट होंगी और एंटीबॉडी का अधिक संख्या में फॉर्मेशन करके और एंटीजन को नष्ट कर देती है, जिसे हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सी है, मेमोरी सेल्स। तो इनमें क्या है कि इस प्रकार की इम्यूनिटी में एक विशेष गुण है कि याददाश्त का गुण पाया जाता है। तो ये था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें एंटीजन स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के एंटीजन को पहचानने की इसमें क्षमता होती है और अपने और पराये को भी पहचानने की क्षमता होती है और ये मेमोरी बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकारों की। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होगी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, एक्टिव और सक्रिय, और पैसिव निष्क्रिय। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जिसे हम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, यह इस प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें जीव का स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होता है या सक्रिय रहते हुए और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, उसे हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव सक्रिय।
तो इसमें क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि जब कभी भी क्या होगा कि अपना स्वयं का शरीर और ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो ये कहलाएगा सक्रिय। और सेकंड आती है इसमें पैसिव इम्यूनिटी। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा है जिसमें हमारे स्वयं का शरीर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता है, बने बनाए जो एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी बाहर से दिए जाते हैं, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो खास क्या है इसमें, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें हमारा स्वयं का शरीर एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहते हुए और इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां क्या होगा कि हमारा स्वयं का शरीर एक्टिव नहीं होता है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, प्रतिरक्षी है या एंटीबॉडी है वो बने बनाए और बाहर से डाल दिए जाते हैं। जैसे किसी को सांप वगैरह काट लेता है तो उस दौरान यही प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, जिन्हें हम पैसिव, जो कि पैसिव इम्यूनिटी पर बेस्ड होते हैं। शरीर का हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तब जब तक एंटीबॉडी बनाएगा तब तक तो कोई व्यक्ति मर भी जाएगा, इसलिए बने बनाए प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, जिससे कि तुरंत वो जो टॉक्सिन है, जैसे टॉक्सिन पदार्थ शरीर में प्रवेश किया है सांप काटने पर, तो वो जो टॉक्सिन सब्सटेंस है वो एज ए एंटीजन शरीर में पहचाना जाएगा और उसके विरुद्ध बने बनाए प्रतिरक्षी उसे तुरंत नष्ट कर देंगे। और यदि वो लेट होगी, अब यहाँ पे ये भी देख लें आप, इस प्रकार की जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्लो रेस्पॉन्स देती है, स्लो, और ये देती है क्विक रेस्पॉन्स। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो तुरंत एक्टिवेट होती है और तुरंत काम करती है और एंटीजन पर तुरंत हमला करेगी, उनसे तुरंत इंटरेक्शन करेगी और उन्हें नष्ट करेगी। यहां जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उसको अपने जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए ये क्या है, स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, ये कुछ समय के लिए ही होती है। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होगी इसमें क्या होगी, प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय तो इसमें लगता है, लेकिन इस प्रकार की प्रतिरक्षा जब एक बार डेवलप हो जाती है और विकसित हो जाती है तो ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है और इसमें हमारा स्वयं का शरीर सक्रिय रूप से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ हमारा शरीर क्या होगा, निष्क्रिय रहता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो निष्क्रिय रहता है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से भेजे जाते हैं, तुरंत रेस्पॉन्स होगा, क्विक रेस्पॉन्स होता है, तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया ये प्रदर्शित करती है। तो इस जो इम्यूनिटी है इसे हम पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। फर्दर ये दोनों ही इम्यूनिटी है, एक्टिव एंड पैसिव, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे ही पैसिव जो इम्यूनिटी है उसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में बांटा गया है। तो अब आप देखें यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसका मतलब हमने पहले ही बताया था यहाँ पे, इसमें क्या होगा, स्वयं का शरीर एक्टिव रहेगा, अर्थात स्वयं के शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा और वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी क्या होगा, टू टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल और प्राकृतिक जिसे बोलते हैं, अर्थात शरीर में प्राकृतिक रूप से ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। आर्टिफिशियल, जब कभी भी हम बाहर से कुछ एंटीजन प्रवेश कराएं तब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में यहां आप ध्यान रखें इसी का है, तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा, अर्थात शरीर के इम्यून सिस्टम को ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है और इसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहां देखें आप, ये जो प्राकृतिक एक्टिव इम्यूनिटी होगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, इस प्रकार की इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इस प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उस दौरान होती है। ये सामान्य डिजीज है, जनरली होगा, वायरल डिजीज है ये स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। तो इस प्रकार की डिजीज जब शरीर में होती है, जैसे यदि मेरी बात करूं मैं, यदि मुझे मीजल्स या फिर स्मॉल पॉक्स इस तरह की कोई डिजीज होती है और इस डिजीज से क्या होगा कि इस डिजीज का अपना प्रभाव होगा और स्वतः ही यदि मेरा शरीर इसके विरुद्ध क्या बना लेता है कि स्वतः ही मैं कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद मैं ठीक हो जाता हूं, तो ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये है
कि जैसे ही हमें कोई ये डिजीज हुई, अर्थात इसका जो रोगजनक है और पैथोजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश किया और इसके विरुद्ध हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से नेचुरली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ और उन एंटीबॉडी ने एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इनके मध्य इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन करके उन्होंने ये जो पैथोजेंस है, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का है, लीजन्स का है, उसको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो डेवलप हुई है प्रतिरक्षा उसे बोलते हैं हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ। कैसे ही? स्वतः हुआ, बाहर से हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम इसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड है इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी तो एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। इसमें क्या होगा कि इसमें भी इस प्रकार की प्रतिरक्षा में भी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रूप से क्रियाशील हो जाता है, लेकिन एज ए एंटीजन बाहर से प्रवेश करा दिए जाते हैं। कृत्रिम रूप से एज ए एंटीजन कुछ मात्रा प्रवेश करा दी जाती है। इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के टाइम की बात करते हैं, वैक्सीनेशन या टीकाकरण जिसे बोलते हैं। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। आजकल काफी चल रहा है वैक्सीन, तो इसको वैक्सीन के बारे में जाने। वैक्सीन क्या होती है कि जो भी रोगजनक है, रोगजनक की अति सूक्ष्म मात्रा को, और वो भी कैसे, या तो रोगजनक को क्या किया जाता है, हीट किल्ड किया जाता है, या लाइव एटेन्यूटेड होते हैं वो, अर्थात रोगजनक को इस अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है कि उसमें जो रोगजनकता का गुण है, पैथोजेनेसिटी का गुण है, वो तो नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी जो एंटीजेनेसिटी का गुण है, अर्थात एज ए एंटीजन वो शरीर में पहचाना जाए। तो एज ए एंटीजन यदि शरीर में पहचाना जाएगा तो उसके विरुद्ध हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम वैक्सीनेशन किस लिए कर रहे हैं, हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। और यदि हम क्या करेंगे, रोगजनक ही दे देंगे तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उससे संक्रमित हो जाएगा, मर भी सकता है। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि किसी भी जो जीव है, जो भी रोगजनक जीव है, रोगजनक जीव की अति सूक्ष्म मात्रा, जो कि रोगजनक जीव कैसा होगा, या तो वो मृत होगा, मृत या लाइव एटेन्यूटेड होगा, या उनसे स्रावित या उनसे जो स्रावित आविश होते हैं उनकी अति सूक्ष्म मात्रा को जीव के शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीनेशन है ना। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन के बारे में हमने बताया, तो ये होता है टीकाकरण। टीका लगाने जो वैक्सीन का जो उपयोग करना है, वैक्सीन को तो लगाना, ये वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो वैक्सीनेशन है, जैसे BCG का टीका है, BCG का टीका है, या ओरल पोलियो वैक्सीन है, 7 ओरल पोलियो वैक्सीन। एक है साल्क वैक्सीन है, वो भी पोलियो की वैक्सीन है। तो ये डेवलप करती हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैसिव इम्यूनिटी, और इसको भी पैसिव इम्यूनिटी को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल होगी लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो नवदुग्ध या कोलेस्ट्रोम से और शिशु को प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि जब वैसे जो प्रारंभिक शिशु होता है 1 से 6 महीने का, उसको माता अपना दूध पिलाती है, तो उस दूध को ही हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था का जो दुग्ध होगा आफ्टर प्रसव के बाद, तो उसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, जो कि हल्का पीला होता है। अब इसमें क्या होते हैं, बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं। देखो जैसे कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है या कोई छोटा बालक है, अब वो छोटा बालक है तो उसका शरीर तो एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एंटीबॉडी कहां से आए, प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी है, आपने कुछ नहीं किया, आर्टिफिशियली आपने बाहर से प्रवेश नहीं कराए वो। तो क्या हुआ, जैसे माता के दुग्ध में, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी IgA पाए जाते हैं, जो दुग्ध के साथ शिशु में चले जाते हैं और वो शिशु की रोगों से रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शिशु के लिए देखो आप कि शिशु का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन बने बनाए प्रतिरक्षा है, वो भी प्राकृतिक रूप से बने बनाए प्रतिरक्षा जो कि माता में बने, प्राकृतिक ही बने, अपने आप स्वतः बने हैं उसमें, और उनको शरीर में प्रवेश किया जाता है। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एंड नेक्स्ट है इसमें ये और है, इसी में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कि जो
गर्भावस्था के दौरान भी ऐसा होता है। गर्भावस्था में जो गर्भ रहता है तो उसमें भी माता के प्लेसेंटा से आईजीजी एंटीबॉडी उसे मिलते हैं, जो कि शिशु के खुद के मतलब जो गर्भ है फीटस है उसके खुद के नहीं होते, माता के प्लेसेंटा से माता के शरीर में बनते हैं और प्लेसेंटा के माध्यम से और वो फीटस की देखभाल करते हैं या सुरक्षा का काम करते हैं और प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो ये आईजीई है और आईजीजी जो उसे कोलेस्ट्रॉम और उसे प्लेसेंटा से मिल रहा है, ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी में क्या होगा कि इसमें बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं जिन्हें किसी जीव के शरीर में बाहर से ही प्रवेश करा दिया जाता है, कृत्रिम रूप से बने बनाए हैं, बाहर लेबोरेटरी में इन्हें बनाया जाता है, किसी अन्य जीव में इन्हें बनाया जाता है। जैसे सांप के काटने का जो एंटीवीनम इंजेक्शन है वो किसी घोड़े में सांप का विष प्रवेश करा के किसी दूसरे व्यक्ति में अर्थात घोड़े में प्रवेश करा के और बनाया जाता है, जिसे हम एंटीवीनम इंजेक्शन कहते हैं, एंटीवीनम इंजेक्शन कहते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे ही है एटीएस एंटी टेटनस सीरम आता है, एंटी डिप्थीरिया सीरम आता है। तो ये सभी एंटीडोट्स हैं जो कि क्या करेंगे, एक प्रकार की आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी विकसित करते हैं। अब इस प्रकार की इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा कि इस प्रकार की इम्यूनिटी में हमारा शरीर जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में डाल दिए गए होते हैं। तो ये प्रतिरक्षी आर्टिफिशियल है, इसका मतलब किसी दूसरे जीव में बने। जैसे किसी व्यक्ति को सांप खा गया, अब सांप खाने पे क्या होगा, उसको और एंटीडोट दिया जाता है, उसका एंटीवीनम इंजेक्शन आते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि जैसे जब शोध करते हैं तो सांप के जहर की अति सूक्ष्म मात्रा को, जिससे कि घोड़ा मरे नहीं, तो उसको उसमें इंजेक्ट कराया जाता है। इंजेक्ट कराने के बाद घोड़े में उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। उन एंटीबॉडीज को घोड़े से और उसके क्या कि पहले तो उसका सीरम से एक्सट्रैक्ट सीरम निकाला जाता है, उस सीरम से उसकी एंटीबॉडी को निकाल के और उनसे क्या बनाया जाता है कि इस प्रकार के एंटीडोट्स और एंटीवीनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हमने आपको कि एंटीजन एक स्पेसिफिसिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है और अपने और पराये में पहचान करने की क्षमता होती है, उसमें मेमोरी होती है अर्थात याददाश्त होती है कि उसने कब इस एंटीजन को नष्ट किया था। तो नेक्स्ट टाइम यदि वो आएगा तो उससे और तेजी से आक्रमण करेंगे और उसे नष्ट कर देगा। देन हमने बताया इसके टाइप्स के बारे में। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दो प्रकार की बताई थी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। पैसिव क्विक रेस्पॉन्स होता है बट बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से डाले जाते हैं, कम समय के लिए होता है, ये अधिक लंबे समय के लिए होती है, ये तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करेगी और एक्टिव वाली प्रभावशाली अनुक्रिया में थोड़ा सा वक्त लेती है। ये भी दो प्रकार की होगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आज के इस वीडियो में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारा टॉपिक है उसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको CMI एंड EMI के बारे में बताएंगे। CMI एंड EMI क्या है। असाइनमेंट लोड कर सकते हैं आप, असाइनमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मुख्य विशेषताएं या मुख्य गुण क्या होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मुख्य विशेषताएं या मुख्य गुण क्या होते हैं। ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि एक प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल दीजिए या आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण दीजिए, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि ATS का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।